सोनीपत के नाहरा गांव से राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। तालाबों को बचाने और जीर्णोद्धार के मिशन के तहत प्रदेश में 111 स्थानों पर हुए कार्यक्रम। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में देश के पहले डेयरी संग्रहालय की हुई स्थापना। संग्रहालय में पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संबंधी प्राचीन व नवीनतम जानकारियां होंगी प्रदर्शित। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि आगामी एक सप्ताह में प्रदेश में बिजली संकट होगा दूर। बिजली आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार व निजी बिजली निर्माता कंपनियों से हो चुकी है बातचीत। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई। कहा, राष्ट्र के निर्माण में हमारी श्रम शक्ति का है महत्वपूर्ण योगदान। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सोनीपत जिले के नाहरा गांव में राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तालाबों को बचाने और जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मिशन की शुरुआत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के 111 स्थानों पर आयोजित अमृत सरोवर मिशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 18,000 तालाब हैं, जिनमें से 4,000 में सिर्फ बरसाती पानी एकत्रित होता है। 6,000 तालाबों में पशुओं के लिए पानी भरा रहता है और 8,000 तालाबों में गंदा पानी भरा रहता है, उसे स्वच्छ किया जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं गंगेश्वर सरोवर। ऐसे 111 सरोवर पूरे हरियाणा में इस पर आज काम शुरू हो रहा है। जहां जहां इंजीनियरिंग के काम पास हो गए हैं, जहां कोई स्पोर्ट वाल होनी है, जहां कहीं उस पानी की स्वच्छता के लिए एसटीपी लगना है, वहां उस प्रकार का काम, और जहां केवल उसकी खुदाई का काम करना है तो मनरेगा के माध्यम से उसकी खुदाई का काम दोनों आज शुरू कर दिए हैं। 111 के 111 स्थानों के ऊपर योजना हमारी बन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवर मिशन के तहत सबसे पहले 15 अगस्त 2022 तक प्रदेश के 8,000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इनमें से 1,600 तालाबों पर काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन का गठन किया गया है और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए के बजट का अलग से प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों से भी बरसाती पानी को संरक्षित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 750 रिचार्जिंग बोरवेल लगवाए गए थे। इस वर्ष इनकी 5,000 करने का लक्ष्य तय किया गया है। अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब, इनको हमको ठीक करना है। हरियाणा के 8,000 तालाब, इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब अर्थात हरियाणा के 1,600 तालाब, ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे। तालाब की खुदाई करना, तालाब की स्पोर्ट वाल बनाना, बड़े तालाब जहां हैं उसके चारों तरफ उसका कोई पौधे लगाकर, फूल पत्ती लगाकर वहां उसको एक मार्ग बना के लोगों के लिए भ्रमण के ऐसे स्थान बनाना, उसका सौंदर्य बढ़ाना। रिचार्जिंग ऑफ वाटर, किसानों के को भी आह्वान किया है कि आप अपने इलाके का जो बरसात का पानी है उसको बह करके बाहर मत जाने दो। अब हमको बताओ, हम वहां रिचार्जिंग ट्यूबवेल लगाएंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम जिले के गांव चांदला डूंगरवास में मिशन अमृत सरोवर का विधिवत शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में इस सार्थक पहल की शुरुआत की गई है कि किस प्रकार हम जल संरक्षण के इन प्राकृतिक संसाधनों को सहेजते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर व जल से पूर्ण वातावरण देकर जाएं। उन्होंने बताया कि मिशन अमृत सरोवर के तहत अगले एक साल में पूरे प्रदेश में 1,650 जोड़ों व तालाबों को पुनर्जीवित व जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जन साधारण की सहभागिता अपेक्षित है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत सरोवर मिशन के तहत जिले के विभिन्न 9 गांवों में तालाबों के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। हिसार खंड प्रथम के गांव गंगवा में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने तालाब के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया। नवीनीकरण कार्य पर लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। उधर गांव मंगाली आंकलान में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने तालाब के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया। हम खड़े हैं और मंगाली के अंदर भी सौंदर्यकरण किया जा रहा है और सरकार की ये योजना है
कि हम जो जोड़ के अंदर जो गंदा पानी आता है उसको भी उसका भी एक तरीके से ट्रीटमेंट करके उसका साफ करके और जोड़ के ऊपर चारों तरफ पगडंडी बना करके वहाँ पेड़ पौधे लगा करके, ताकि बहुत ही सुंदर एक गांव के बीच के अंदर ये जोड़, जिस जोड़ को हमें जो अब हम गंगवा के अंदर खड़े हैं, इसको गंदे पानी के जोड़ के नाम से ये जाना जाता था। 101 लाख रुपए का इस पे जो है वो खर्चा आएगा, जिससे पगडंडी भी बनेगी, पेड़ पौधे लगेंगे और इसका सौंदर्यकरण भी होगा और पानी है उसका रिसाइकल करके उसका यूज भी जो है वो पशुओं के लिए, खेती के लिए जो है हो सकेगा। एक बहुत ही शानदार सुंदर व्यवस्था सरकार की तरफ से ये योजना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में देश का पहला डेयरी संग्रहालय की स्थापना की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं केंद्रीय कृषि सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय में पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संबंधी प्राचीन और नवीनतम जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों को काफी फायदा होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन योजना को लॉन्च किया है। इसके लिए देश भर में कस्टम हायरिंग केंद्रों का विस्तार किया जाएगा और उसके माध्यम से किसानों तक ड्रोन सुविधा पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हर जिले में 2 गाँव को मॉडल ग्राम के रूप में चुना गया। स्थान है जहां बच्चों को यहां शिक्षा प्रदान किया जाता है, डेयरी सेक्टर में प्रशिक्षण दिया जाता है और किसानों को भी यहां प्रशिक्षण दिया जाता है और इंडस्ट्री पार्टनरशिप भी बनाया जाता है ताकि डेयरी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिले। और हम लोगों ने अपने तरफ से कृषि विज्ञान केंद्रों के तरफ से 2-2 गांव हर एक जिला लेकर किसानों को हमने अपना टेक्नोलॉजी दिए हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जहां सारे चीज़ समाहित है, पशुपालन हो, खेत फसल हो, बागवानी फसलें हो, मछली का पालन हो, जहाँ जहाँ पानी का उपलब्धता है, तो सारे को इकट्ठी करते हुए और स्थायी खेती के दिशा में कदम उठाते हुए हम समेकित खेती पद्धति को बढ़ावा दिए हैं। भारत सरकार के तरफ से सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान ड्रोन का लॉन्च किया गया। 100 किसान ड्रोन और लाखों किसान ड्रोन अभी किसान के खेत में जाने वाले हैं। पशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुबीना कुमारी ने कहा कि यह आधुनिक प्रयोगशाला पूरी तरह भारतीय तकनीक से निर्मित है और इसमें अनेक प्रकार की बीमारियों की पहचान के साथ साथ उपचार भी किया जाएगा। इसमें मेनली हम फीकल सैंपल एग्जामिनेशन करेंगे, जो हमारा पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, और उसमें स्क्रीन स्क्रैपिंग एग्जामिनेशन करेंगे जैसे पैरासाइट के लिए है। और इसमें हम ब्लड जो स्मीयर बनाएंगे उसमें हमारा ब्लड प्रोटोजन डिजीज़ जो होता है जैसे थैलेरिया, बाबेसिया, एनाप्लाज्मा और ये सब देखेंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने भिवानी में कहा कि आगामी 1 सप्ताह में प्रदेश में बिजली संकट दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार व निजी बिजली निर्माता कंपनियों से बातचीत हो चुकी है। बिजली मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को उसके हिस्से की 700 मेगावाट बिजली दिए जाने की मंजूरी दी गई थी। सीएम साहब गए, उन्होंने ऑनरेबल आर.के. सिंह जी जो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे बात हुई। हमें शायद कर्नाटक से 500 मेगावाट हमें बिजली मिल रही है जो उन्होंने एश्योर करा है। हमें 11/5 का हमारा हाईकोर्ट का केस है जो दिल्ली में 706 हो सकती है। अडानी की जो हमें पावर मिली है 500 मेगावाट शायद हमें इसी वीक में मिल जाएगी, जो नेक्स्ट वीक है इसमें। अगर ये हमें मिल जाती है तो हमारे इशू नहीं रहता, पर हम फिर भी जो लिमिटेड है उसमें कहीं घंटे कट लग रहा है, कहीं 20 मिनट लग रहा है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम तकलीफ आए। तो सच्चाई की ये पोजीशन है कि 1 हफ्ते में हम जो क्राइसिस उसको काफ़ी ओवरकम कर जाएंगे। बिजली मंत्री ने कहा कि खेतों में ट्यूबवेल के लिए बिना कट के 5 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान की जाएगी। पिछले 2 साल प्रदेश के 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान की गई है। इसमें एक कुसुम योजना है जिसमें सोलर पावर प्लांट लगते हैं या फिर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पूरे देश में हमें 15 मेगावाट का टारगेट दिया गया था, हमने 50 मीट आउट करा है। हम पूरे देश में कुसुम योजना में 1 नंबर सोलर वाला है। ये आता है 5 एकड़ वाले किसान तक, 7 एकड़ वाले किसान तक। जो बड़े फार्म हाउसेज है उसमें ये काम नहीं देता, इसका 4 इंच का है। अब उससे वो पानी नहीं दे सकता, अब उन्हें चाहिए बड़े बड़े ट्यूबवेल कनेक्शन। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। इस दिन का मकसद है श्रमिकों के हितों और अधिकारों को लेकर चर्चा करना। इसीलिए सरकार लगातार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से देश भर के श्रमिकों को सुविधाएं देने और उन्हें संगठित करने का प्रयास कर रही है। देश का आधार वहाँ के श्रमिक हैं जो अपनी मेहनत और लगन से
सिर्फ एक शहर का निर्माण नहीं करते बल्कि राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देते हैं। चमचमाती सड़कें, आसमान छूती इमारतें, फ्लाईओवर से लेकर गांव की कच्ची पक्की सड़कों तक के निर्माण के पीछे सिर्फ और सिर्फ इन श्रमिकों की अथक मेहनत और परिश्रम शामिल है। जब राष्ट्र निर्माण में इतना अहम योगदान है तो ये भी जरूरी है कि इनके हित, अधिकार, इनका हक इनको मिले। इसलिए सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। योजनाओं की कमी नहीं है, योजनाएं बहुत हैं, बस जरूरत है उन योजनाओं का जागरूकता के साथ लाभ उठाना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में हमारी श्रम शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। देश की समृद्धि के लिए निरंतर परिश्रमरत सभी श्रमिक भाइयों व बहनों को विश्व श्रम दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपका समर्पण, संकल्प और लगन वंदनीय है। देश सदैव आप सभी का ऋणी रहेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज NIT 3 स्थित ESI मेडिकल कॉलेज में आयोजित संवाद एवं स्वास्थ्य पोषण जांच कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर ट्रेड यूनियन फरीदाबाद के उद्योगपतियों, संगठित व असंगठित मजदूरों से मुलाकात भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिकों को बीमा, मुफ्त इलाज जैसी कल्याणकारी योजनाएं उन्हें मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा कि देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा जीवन की सुगमता और व्यापार की सुगमता को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्रों में 28 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण करवाया गया है। आके न केवल श्रम विभाग की योजनाओं को हमने पूरी तरीके से देखा, हमारे स्टाफ के लोगों से, बाकी लोगों से सारे विषयों को आगे बढ़ा। हमारा ये मानना है कि भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में मजदूरों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और जो हमारे विशेष रूप से सभी मजदूर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रम पोर्टल के माध्यम से बड़ा काम किया जा रहा है। मेरी तरफ से पुनः मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा व पंजाब द्वारा दोनों राज्यों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने की मांग की गई है। अलग अलग उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने की दिशा में दोनों राज्यों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को विधिवत रूप से प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त बैठक में चंडीगढ़ के लिए अलग से उच्च न्यायालय स्थापित किए और प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से किए जाने की भी मांग की गई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना हेल्दी एंड हैप्पी इंडिया बनाने में वरदान साबित हुई है। इस योजना से देश में करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत दिवस पर जारी अपने संदेशों में राज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 के समय में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आमजन के लिए और भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। ये योजना न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बल्कि स्वच्छता, फिटनेस, पोषकता और योग के क्षेत्र में भी आम जन के लिए रामबाण बनी है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी योजना है, जिससे देश में करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा दी जाती है। राज्यपाल ने कहा कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रदेश में इस योजना के तहत लगभग 16 लाख लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है। गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय में शनिवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। बैठक में प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा के साथ साथ नगर निगम में निकाय चुनावों को लेकर भी अहम जिम्मेदारियां लगाई गईं। इसके अलावा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी जिम्मेवारी लगाई गई। इसके तहत 2 चरणों में 21 लाख लोगों तक संवाद स्थापित करने के लिए रूपरेखा भी तैयार की गई। इसको 2 चरण हमने रखे हैं और इसको
एक टारगेट दिया है 100 से संपर्क का। हमारा हर नेता, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे हमारे मंत्रीगण हैं, केंद्र में मंत्रीगण हैं, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, पार्टी के 2019 के चुनाव लड़े हुए लोग हैं, मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, पार्टी की जिला इकाइयां हैं, पार्टी की मंडल इकाइयां हैं, सब। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सोनीपत के नाहरा गांव से राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। तालाबों को बचाने और जीर्णोद्धार के मिशन के तहत प्रदेश में 111 स्थानों पर हुए कार्यक्रम। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में देश के पहले डेयरी संग्रहालय की हुई स्थापना। संग्रहालय में पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संबंधी प्राचीन व नवीनतम जानकारियां होंगी प्रदर्शित। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है, आगामी 1 सप्ताह में प्रदेश में बिजली संकट होगा दूर। बिजली आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार व निजी बिजली निर्माता कंपनियों से हो चुकी है बातचीत। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई। कहा, राष्ट्र के निर्माण में हमारी श्रम शक्ति का है महत्वपूर्ण योगदान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।